जिया हो बिहार के लाला, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो जैसा कि बात करते हैं महाकुंभ सीरीज के माध्यम से, इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं अपने देश का नेशनल मूवमेंट, अर्थात कह सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, कि कैसे हमें आज़ादी मिली और किस तरह से लोगों ने अपना योगदान दिया, इसके बारे में इस समय हम पढ़ रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लोग देख ही रहे होंगे, जिन लोगों ने पहले और दूसरी वीडियो को देखा होगा उन्हें खुद आभास हो गया होगा कि वाकई में बस यहाँ पर एक पॉइंट हिंट किया जाता है और उसके साथ 10 पॉइंट को कवर किया जाता है सर के द्वारा। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करें और एक बार कमेंट में ये लिखा करें कि यस सर, इस सीरीज को आप कंटिन्यू करते रहिए, डिसकंटिन्यू मत करिएगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं साथियों। सबसे पहली बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी साथियों 1913 की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1913 में हुआ था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो याद रखिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ये बात तो मान के चलो, जितने भी संगठन बनेंगे सबका एक ही उद्देश्य होगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके प्रमुख नेता के बारे में, क्योंकि इनके प्रमुख नेताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि भैया ये बता दीजिए कि जो गदर पार्टी है इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे। एक तो पहली बात करते हैं लाला हरदयाल जी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। लाला हरदयाल जी की बात करते हैं साथियों, तो लाला हरदयाल की बात करते हैं, ये बहुत फेमस थे गदर पार्टी के नेता। दूसरी बात करते हैं साथियों, क्योंकि इन्होंने ही स्थापना किया था कहीं ना कहीं। दूसरी बात करते हैं बाबा गुरदीप सिंह की बात करते हैं, तो बाबा गुरदीप का नेम भी याद रखिएगा, तो बाबा गुरदीप सिंह की बात करते हैं साथियों। और तीसरी बात करते हैं संतोख सिंह की बात करते हैं, तो तीसरे व्यक्ति थे संतोख सिंह। कौन थे साथियों, संतोख, ठीक है, संतोख सिंह की बात करते हैं, ये तीसरे प्रमुख नेता थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में गदर पार्टी की स्थापना, सॉरी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना साथियों। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, संतोख सिंह की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। कहां पर चलाया था, महाराष्ट्र में चलाया था। पिछली वाली वीडियो में मैंने कवर कर लिया है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सर्वप्रथम कहां पर शुरू की थी, तो चंपारण में। आइए बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में साथियों, क्योंकि इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था साथियों, वो था चंपारण का सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह जो था साथियों, अगर आप देखते हैं तो यह सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अब चंपारण आपको कहां पर मिलेगा साथियों, तो यह बिहार में आपको मिलेगा। तो बिहार में आपको चंपारण मिलेगा, इस बात को याद रखेगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए चंपारण में गांधी जी को क्यों सत्याग्रह करना पड़ा, दरअसल क्या था कि यहाँ के जो किसान थे ना, उन्हें अपने कुल खेती पर, अपने कुल खेती की बात करते हैं, अर्थात खेत पर कह सकते हैं, तो कुल खेत पर क्या करना पड़ता था, 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। अब जिसके वजह से क्या था, किसानों को जो अन्न उत्पादन करना था, जैसे गेहूं चावल अर्थात धान की बात करते हैं, अन्य फसलों को जो उत्पादन करना था वो उत्पादन नहीं हो पाता था साथियों। वो होता भी था तो बहुत कम होता था, या तो हो ही नहीं पाता था, क्योंकि नील की खेती जिस खेत में होगा साथियों, समझ लीजिए बड़ा घातक सिद्ध होता था साथियों। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक किसान होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। क्या होता है, जिनका, उनका नेम क्या था, राजकुमार शुक्ल की बात करते हैं। राजकुमार शुक्ल को ये पता चलता है कि गांधी जी एक अच्छे नेता हैं जो कि देश में काफी ज्यादा योगदान दे रहे हैं, अंग्रेज उनसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं साथियों, ठीक है। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से एक तरह से मिलने गए थे लखनऊ, क्योंकि उनको पता चला था गांधी जी आए हैं लखनऊ में, तो लखनऊ जाते हैं मिलने और गांधी जी को सारी स्थिति परिस्थिति बताते हैं। तो गांधी जी ने फैसला लिया कि ठीक है हम वहां पर आते हैं। तो फिर गांधी जी फिर क्या होता, 1917 में आते हैं साथियों। जब यहाँ पर आते हैं तो बिहार में जब पहुंचते हैं चंपारण में, तो यहाँ इनको बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। कहा जाता है देखिए ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। तो गांधी जी ने कहा था देखिए ये हमारे देश का मामला है,
ठीक है, इसे हमें अपने तरीके से देखने दीजिए आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब गांधी जी ने क्या किया था, एक तरह से पहला सत्याग्रह किया था साथियों। पहली बार एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी खड़े हो गए थे कि देखो आप जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है, इसको आप खत्म करिए। अच्छा, जो 3/20 भाग पर खेती की जाती थी नील की खेती, उसका नाम दिया गया था तिनकठिया पद्धति। क्या नाम दिया गया था? तिनकठिया, याद रखिएगा, तिनकठिया पद्धति इसका नाम दिया गया था साथियों। ठीक है, इस पद्धति को गांधी जी समाप्त कराने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो फिर अंग्रेज जब देखते हैं कि गांधी जी इस पद्धति को समाप्त करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमेटी बनाया जिसका सदस्य गांधी जी को बना दिया। फिर गांधी जी से कहा गया कि ठीक है, इसके बारे में देखिए कि क्या ये सही है कि नहीं। तो गांधी जी आखिरकार क्या करते हैं, अंग्रेजों को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि ये जो तिनकठिया पद्धति चल रही है ये सही नहीं है, ऐसी चीजों को एक तरह से खत्म किया जाए, तभी किसान हमारे लगान मतलब टैक्स वगैरह दे पाएंगे और तभी वे अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तब क्या होता है, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और पहली बार गांधी जी का सफल जो एक तरह से अगर आप देखते हैं सत्याग्रह था, वो साथियों यही था चंपारण सत्याग्रह। और इस बात को लेकर जब गांधी जी मतलब इस सत्याग्रह को सफल कर लेते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं साथियों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं काफी अच्छे नेता होते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। अरे यार, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं साथियों, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया था? महात्मा की उपाधि। तो पहली बार गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी खुश हो गए थे। अच्छा, एक गांधी जी वाकई में एक अच्छे लीडर है, जिन्होंने एक तरह से जिस पद्धति को कोई नहीं समाप्त करवा पा रहा था, ऐसे अंग्रेजों के शोषणकारी नीति से कहीं ना कहीं अंग्रेज मतलब किसानों को निजात दिलाया साथियों। तो याद रखिएगा, चंपारण का सत्याग्रह जो था गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप सभी लोगों को। अब किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो मुस्लिम लीग, जो कि आप जानते हैं कि मुस्लिमों के लिए काम करने वाली एक संगठन थी साथियों, एक संगठन था जिसका काम था कि मुस्लिमों की एक तरह से अधिकारों की रक्षा करना। अब मुस्लिमों की अधिकारों की रक्षा को लेकर अगर आप देखते हैं तो जो सबसे बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, लाहौर में एक अधिवेशन रखा, मतलब एक कह सकते हैं एक बैठक उन्होंने बुलाई। और उसमें क्या था, उसमें उस बैठक में क्या संकल्प लिया गया इनके द्वारा संकल्प लिया गया कि हमें एक तरह से एक अलग राष्ट्र चाहिए, तो जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है साथियों। पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है या लाहौर प्रस्ताव कहा जाता है, क्योंकि लाहौर में ही ये प्रस्ताव पारित होता है कि अब हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, यानी कि भारत से एक अलग पाकिस्तान हमें चाहिए भैया। तो फिर क्या होता है आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो 1947 में भारत देश जब आजाद हो जाता है तो एक तरफ पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन जाता है और भारत एक अलग राष्ट्र बन जाता है साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि एक तरह से मुस्लिम लीग ने यह संकल्प कब पारित किया था साथियों? तो 1940 में किया था। और इस संकल्प को किसने पारित किया था या किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पारित हुआ था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, जो कि आगे चलकर उसका सपना पूरा भी होता है। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। इस आंदोलन का प्रस्ताव कब आया था साथियों? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं साथियों, तो इसका प्रस्ताव आया था 1942 में, मतलब यह प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। और बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो बॉम्बे अधिवेशन में अगर आप देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसी समय गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी की बात करते हैं तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया साथियों? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था साथियों, वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने क्या किया, करो या मरो का नारा दिया था, जो कि एक तरह से बॉम्बे अधिवेशन में ये हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो 1947 ईस्वी में क्या हुआ था या इसके बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मान लिया गया या मिला लिया गया साथियों? वो था हैदराबाद। आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारी रियासतें थी जब हमारा देश आजाद हो जाता है। रियासतों को एक फैसला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मतलब ये कहा गया था कि अगर कोई रियासत भारत में शामिल होना चाहती है तो भारत में शामिल हो सकती है,
या कोई एक तरह से शामिल होना चाहे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या खुद आजाद रहना चाहे तो खुद आजाद रह सकते हैं। तो ये हैदराबाद जो रियासत थी ना साथियों, अगर आप देखते हैं तो एक खुद आजाद रहना चाह रही थी और इसका मानना था कि हम एक अलग देश बनाएंगे। अब ऐसे में क्या होता है, उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि जितने भी रियासतें हैं उन्हें भारत में जैसे भी हो सके उसे शामिल करें। तब एक तरह से ये मानने के लिए तैयार था नहीं, ठीक है। यहाँ का जो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ का जो राजा था वो मानने के लिए तैयार था नहीं, उसका नेम तो अभी नहीं याद आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सेना को भेजा और पूरे हैदराबाद में कब्जा कर लिया और पूरा हैदराबाद अपने कंट्रोल में आ जाता है साथियों, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था साथियों, और यह नारा कब पारित हुआ था, 1945 में पारित हुआ था। सुभाष चंद्र जी की बोस की बात करते हैं, इन्होंने आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, इसका भी गठन इन्होंने किया था। तो आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था साथियों। अच्छा, इस बात को भी याद रखिएगा, जैसे कि बात करते हैं गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो गांधी जी को बापू इन्होंने ही कहा था सबसे पहले साथियों, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, और 1945 में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने इस नारे को दिया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब पारित होता है साथियों, तो 1920 में यह आंदोलन शुरू होता है। देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होता है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी साथियों कि इसमें भारतीय लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे हों अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे, हम अदालतों में नहीं जाएंगे, पुलिस थानों में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं करने वाले हैं साथियों, ठीक है। और गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी के ही एक तरह से नेतृत्व में क्या हुआ था, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब क्या था कि ये जो आंदोलन था पूरे भारत में चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। और अंग्रेजों को भी डर सताने लगा था, लगता है यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलकर बीच में क्या होता है कि जो हमारे आंदोलनकारी होते हैं, कौन, जो हमारे आंदोलनकारी होते हैं वो पहुंचते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह होता है चौरी चौरा नामक स्थान होता है। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर यह जगह पर पहुंचते हैं, और वहां पर क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मियों के क्या होता है, सीधा जिंदा जला देते हैं। तो 22 पुलिसकर्मियों को हमारे आंदोलनकारियों ने क्या किया कि एक तरह से सीधा जिंदा जला दिया साथियों, और वहां के पुलिस थाने को पूरी तरीके से फूंक दिया, जला दिया। और जिसकी वजह से गांधी जी क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं साथियों। अच्छा, चौरी चौरा नामक कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं साथियों। तो 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं, तो यह एक तरह से अगर आप देखते हैं तो गांधी जी यह कांड होता है चौरी चौरा नामक कांड, और आगे चलकर गांधी जी इसे वापस ले लेते हैं, और इसी के संदर्भ में गांधी जी को लगभग 5-6 साल की सजा भी हो जाती है। फिर क्या होता है, बाद में गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर अंग्रेजों को छोड़ना पड़ता है। देखिए, अंग्रेज जो थे ना वो गांधी जी से बहुत डरते थे, क्योंकि वो जानते थे ये जो व्यक्ति है ना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, अगर शायद इसे कुछ हो गया तो हम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा पाएंगे। क्योंकि भारतीय लोग को सबसे ज्यादा मानते थे किसे, गांधी जी को मानते थे, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ये 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और यह कब हुआ था घटना, या कब हुई थी घटना, 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया, अभी हम आगे वाली जो मतलब आगे की जो पीडीएफ है ना, इसमें हम कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस तरह की सारी चीजें हमारी बढ़िया से चलती रहेंगी। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप सभी लोग हमें बताइएगा।